आपके सामने लेकर आए हैं 8th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके यूजेस क्या है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट कौन कौन से हैं। हार्मफुल इफेक्ट के अंदर ये क्या करते हैं, जैसे बुक्स वगैरह हैं उनको खराब कर देते हैं, उनके ऊपर फंगस लग जाती है। और घरों के अंदर अगर हमने कुछ चपाती वगैरह सब्जी वगैरह बनाकर रखी, दूध रखा है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर क्या करते हैं, कई प्रकार की डिजीज पैदा करते हैं। तो वो कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। अब डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, यानी मनुष्य के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे टीबी, इसको बोलते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसके ये जो हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और उसकी वजह से लंबे समय तक खांसी वगैरह आना इसके मेन लक्षण रहते हैं। और इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें बचना है उनसे तो अपने आप को आइसोलेटेड रखना पड़ेगा। जो पर्सन है जिसको ये बीमारी है उसको आइसोलेट कर दीजिए और खुद को जितना ज़्यादा हो उसके कॉन्टेक्ट में आने से बचिए, ठीक है। ये इस बीमारी के अंदर होता है। और इसकी बीमारी के ट्रीटमेंट के ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको कुछ वैक्सीनेशन के अंदर एग्जाम्पल बताया था, तो BCG का इंजेक्शन है वो दिया जाता है, या सुटेबल एज के अंदर क्या किया जाना चाहिए, जो वैक्सीनेशन है वो करवाना जरूरी है इन बीमारी से बचना है, ठीक है। इसका माध्यम कौन सा होगा, बैक्टीरिया हो गया। और कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो रहा है, तो ये ज़्यादातर हवा के द्वारा ही करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजेल्स की, ठीक है। ये विजेल्स जिसको आप बोलते हैं मोरी वगैरह आंकड़े काटने में आता है, रुबेला विजेल्स दोनों, तो ये भी एक वायरस जनित रोग है और इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी एयर से होता है। और बचने के तरीके जो टीबी के अंदर थे वो इसमें हम तरीके देखेंगे बचने के। उसके बाद में है चिकन पॉक्स, जिसको बोलते हैं छोटी माता रोग होता है। ये पुराने समय में एक एपिडेमिक के रूप में हमारे इंडिया के अंदर आया था, बहुत संख्या के अंदर लोग मारे गए थे इन रोगों की वजह से, चिकन पॉक्स वगैरह इस प्रकार के रोगों से। तो ये रोग भी किसकी वजह से है, वायरस की वजह से होता है। और इसके जो ट्रांसमिशन के जो भी है वो है एयर और कॉन्टैक्ट में आने से ये रोग है वो फैलता है। उसके अलावा है पोलियो भी एक वायरल डिजीज है, वायरस से फैलने वाली डिजीज है। अब भारत के अंदर लगभग इसको खत्म कर चुके हैं हम, और ये भी ज़्यादातर एयर और वाटर के वजह से होता है। यानी वाटर है, जो पोल्यूटेड वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर है, उसका यूज किया जाता है तो पोलियो होने की संभावना हो जाती है। कोलेरा, ये गर्मियों के अंदर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। और ये इंडिया के अंदर फैलने का कारण क्या था कि जो दूषित पानी है उसका कंजप्शन करने की वजह से ये फैला था, ठीक है। इसके अंदर वोमिटिंग और लूज मोशन लग जाते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। साल्मोनेला टाइप जो विब्रियो कोलेरा, इसका जो बैक्टीरिया वो होता है। और फैलने का रीजन है वाटर और फूड, यानी या तो जो फूड है वो स्पॉइल हो चुका है, उस प्रकार का हम भोजन यूज कर रहे हैं, या जिसके ऊपर मक्खी वगैरह जैसे ओपन हम रखते हैं, ढक्कन नहीं रखा गया तो मक्खी वगैरह की वजह से मक्खी वगैरह बैठने की वजह से क्या होता है वो कंटिन्यूट हो जाता है। और इस प्रकार के फूड का यूज करने से ये रोग होने की संभावना हो जाती है। उसके अलावा टाइफाइड, जिसको बोलते हैं मियाजी बुखार, ठीक है, लंबे समय तक बुखार बना रहता है। और इसका जो मेन माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है वो होता है बैक्टीरिया, ठीक है। और माध्यम होता है इसका फैलने का वाटर, ठीक है। उसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया हो गया जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और फैलने का जो माध्यम होता है वो मॉस्किटोज होता है। और उससे बचने के लिए क्या है, मॉस्किटो नेट वगैरह, रिपेलेंट्स, जो कुछ क्रीम्स वगैरह होती हैं उनको मारने के लिए उनका यूज किया जाना चाहिए। और कहीं पर भी पानी है कूलर वगैरह के अंदर अगर रहता है बारिश के दौरान, या वैसे ही पानी रुका हुआ पानी है, तो उसको उसके अंदर या तो केरोसिन ऑयल का यूज करें या उसको वहाँ से खाली कर दिया जाए, तो हम इससे बच सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के ये कुछ ह्यूमन डिजीज की और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो ज़्यादातर माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से फैल रहे हैं, ठीक है। और आज के समय में हम देख रहे हैं जैसे जो कोरोना आ रहा है वो भी किसकी वजह से, वायरस की वजह से, और उसका माध्यम आप देखते हो कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा है एक दूसरे, ठीक है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग एक मेन इसका तरीका बताया गया कि वो वैक्सीन नहीं है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग एक वैक्सीन है। उसके अलावा ह्यूमन के अलावा एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। जैसे पशुओं के अंदर एक रोग होता है एंथ्रेक्स, उसको बोलते हैं गलघोटू रोग। ह्यूमन के अंदर भी होता है एंथ्रेक्स, ठीक है। पशुओं के अंदर भी बड़े लेवल के ऊपर होता है एंथ्रेक्स, गलघोटू रोग, इसकी वजह से बड़ी संख्या के अंदर पशु वगैरह मारे जाते हैं। उसके अलावा जो मुर्गियाँ वगैरह उनके अंदर भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जैसे रानीखेत हो गया, ठीक है। ये बीमारियाँ भी बड़े लेवल पे फैलती है। उसके अलावा मुर्गियों के अंदर बीमारियाँ आई तो जो ह्यूमन के अंदर आ गई
वो कौन कौन सी थी, जैसे कि चिकन पॉक्स आया था, चिकन पॉक्स क्या सार्स आया था, स्वाइन फ्लू आया था, बर्ड फ्लू आया था। तो ये रोग ज़्यादातर उन्हीं से हमारे ह्यूमन के अंदर आ गए हैं। उसके अलावा है फुट एंड माउथ डिजीज, ये भी पशुओं की बीमारी है जिसके अंदर उसके पैर और मुंह के अंदर बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते और जो चारा वगैरह वो नहीं खा पाते और लगातार मुंह से खून पड़ता रहता है। तो ये पशुओं के अंदर कुछ बीमारियाँ। उसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी जो बीमारियाँ होती हैं वो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए यहाँ पर, जैसे सिट्रस कैंकर, ये ज़्यादातर नींबू कुल के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये रोग होता है, ठीक है, जो नींबू कुल के हैं। और इसके फैलने का माध्यम है ये हवा से एक फल से दूसरे फल के अंदर फैल जाता है। रीजन है इसके फैलने का, वो मेन रीजन होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होता है। यानी सिट्रस कैंकर का मेन रीजन होता है हमारे बैक्टीरिया। आगे रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं के अंदर गेहूं की जो बालियां होती है जिस दौरान उसके अंदर सीड बन रहे होते हैं वहां पर ब्राउन कलर का पाउडर सा बन जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं का रतुआ रोग भी बोल देते हैं इसको। और इसका जो फैलने का कारण है एयर और सीड्स, यानी या तो बीजों के द्वारा फैलता है, एक बीज से दूसरे बीज के माध्यम से, पहले से हुआ है उस दौरान हो जाता है, या फिर हवा के माध्यम से ये फैलता है। और इसका जो मेन रीजन है वो है फंगस है ये, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है मोजेक रोग होता है, ये आलू के अंदर मोजेक होता है, तंबाकू का मोजेक भी होता है, ठीक है। और इसका जो फैलने का कारण है वो मेन रीजन होता है इंसेक्ट, और ये वैसे है वायरल डिजीज। और इसका जो माध्यम होता है ट्रांसमिशन का वो होता है इंसेक्ट, ठीक है। ये कुछ प्लांट की डिजीज थी, और भी बहुत सी बीमारियां होती है। तो मेन की जो एग्जांपल थे वो मैंने आपको दिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं कि जो फूड पॉइजनिंग है वो क्या चीज़ है और फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि फूड पॉइजनिंग क्या है और फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जा सकता है। फूड पॉइजनिंग मीन्स जैसे अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम के अंदर यानी कि समर सीजन के अंदर क्या है, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो जल्दी स्पॉइल होता है। और उनके स्पॉइल होने का मेन कारण है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी है इस मौसम के अंदर बढ़ जाती है, या थोड़ा सा नम जो जिसमें अंदर एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, उस दौरान भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उनकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमने देखा है दूध वगैरह वो जल्दी खराब हो जाते हैं गर्मियों में, या जो भोजन वगैरह जो सब्जी वगैरह हम बना कर रखते हैं अगर वो एक से ज़्यादा दिन की हो जाती है तो जल्दी खराब हो जाती है। तो उसके मेन कारण क्या है खराब होने का, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी है। तो अगर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो भोजन स्पॉइल हो चुका है और उस भोजन का हम कंजप्शन करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाता है कि बहुत ही खतरनाक जो डिजीज है वो हो जाती है। इस प्रकार का जो फूड आइटम्स है वो यूज़ करने की वजह से, और उसी को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग की वजह से कई बार ह्यूमन की है वो डेथ भी हो जाती है। तो कभी भी भोजन का उपयोग करें तो कंटेमिनेटेड फूड है जिसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह है वो उनकी एंट्री की वजह से उसकी स्मेल चेंज होगी, उसका टेस्ट चेंज हो गया है, उस प्रकार का जो फूड आइटम्स है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार के फूड आइटम्स यूज़ करेंगे तो फूड पॉइजनिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये भी क्या है फूड पॉइजनिंग। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे भोजन के ऊपर, और हमारे भोजन को क्या कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। और उस प्रकार का भोजन हम यूज करते हैं तो हो जाती है फूड पॉइजनिंग। तो इस फूड पॉइजनिंग से बचने का तरीका क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग, यानी फूड आइटम्स को खराब होने से बचाने की जो मेथड होती है उसी को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। द मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द फूड पॉइजनिंग, तो वो कौन कौन सी मेथड है। नंबर 1 है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर कुछ केमिकल्स हैं उनका यूज किया जाता है फूड आइटम्स को खराब होने से बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कुछ केमिकल्स है जिनका यूज किया जाता है जेम्स बॉन्ड बनाने के अंदर, स्पेस बनाने के अंदर, ठीक है, जेली तैयार करने के लिए, ठीक है, सॉस वगैरह तैयार करने के लिए इनका यूज किया जाता है इन केमिकल्स का। और इन केमिकल्स का यूज करने से जो फूड आइटम्स है वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। तो मार्केट के जैसे टोमेटो है वो
सीजन जब होता है उस दौरान ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बन रहे हैं और लगातार उनका मान लो यूज़ नहीं करेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उनको खराब होने से बचाना है तो हम क्या कर लेते हैं, उनका जेम्स तैयार कर लेते हैं। इसी प्रकार एप्पल से है वो जेम्स तैयार हो जाता है, टमाटो से टमाटो सॉस तैयार हो जाता है, जेली भी बन जाती है और सूप वगैरह तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या है लंबे समय तक खराब नहीं होता केमिकल्स का यूज़ करके। उसके अलावा बात करें प्रीवियस बाय साल्ट्स, जिस अभी देखो मार्केट से हम जो पिकल्स लेके अचार लेके आते हैं उनके अंदर साल्ट की मात्रा ज़्यादा रहती है और साल्ट की मात्रा ज़्यादा रहने की वजह से जो पिकल्स है वो जल्दी से खराब नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि साल्ट है वो क्या करता है, माइक्रोब्स है उनको डेवलप नहीं होने देता, ठीक है। साल्ट की वजह से माइक्रोब है वो क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए साल्ट का यूज़ किया जाता है। जो मार्केट में जो आइटम आते हैं उनके अंदर साल्ट ज़्यादा मिक्स होता है। इसी प्रकार जैसे इमली है, इमली को लंबे समय तक हमें सुरक्षित रखना है तो इमली के अंदर भी देखा है तो नमक डाल दिया जाता है, ठीक है। तो नमक की वजह से क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो प्रेजेंस है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन बाय शुगर, उसके साथ साथ हम शुगर के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, चीनी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जो फूड आइटम्स हैं उनको लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं। जैसे कि आंवला हो गया, ठीक है, आंवले का मुरब्बा आता है, उसको ज़्यादातर हम किस में रखते हैं, चीनी के जो सॉल्यूशन है उसके अंदर रखा जाता है, लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जेम्स तैयार कर लिए जाते हैं, जेली तैयार कर लिए जाते हैं, उसके अंदर भी चीनी डाली जाती है ताकि वो लंबे समय तक खराब न हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं उनको लंबे समय तक बचाने के लिए। उसके अलावा है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। विनेगर वैसे हम केमिकल के अंदर काउंट कर सकते हैं इसको। ऑयल की मैं बात करूँ कि अगर कोई जो फूड आइटम्स है उनको ऑयल के अंदर रखा जाता है, जैसे अचार हम घरों में बनाएंगे, नमक की मात्रा चलो आपने कम रखी, अपने स्वाद के अनुसार टेस्ट के अकॉर्डिंग रखी है, बट आपने जो पीसीस है उसके उनके ऊपर तक एक लेयर लगा दी है ऑयल की, तो वो अचार वगैरह है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता, ठीक है। तो हम ऑयल की प्रेजेंस से या विनेगर का यूज किया जाता है मुर्गा वगैरह के अंदर, ठीक है, ऑयल का यूज हम करते हैं। इसके साथ साथ फिश के अंदर भी किया जाता है और ठीक है मीट वगैरह के अंदर भी यूज किया जा सकता है इनका विनेगर वगैरह लंबे समय तक को सुरक्षित रखने में। उसके अलावा साल्ट का भी यूज किया जाता है फिश वगैरह मीट वगैरह उनको लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर किसी चीज़ को बॉईल करके, जैसे दूध है उसको हम बॉईल करके रखते हैं तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसी प्रकार उसको कोल्ड स्टोरेज कर लेते हैं, ठंड के अंदर या फ्रिज के अंदर हम स्टोरेज कर लेते हैं तो भी वो जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो गर्म के अंदर यानी बॉईल करके और रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके भी हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स है उसकी डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। उसके अलावा इसमें मेथड आती है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मेथड क्या है? पास्चराइजेशन पास्चराइजेशन मेथड के अंदर क्या आता है, मिल्क को क्या किया जाता है 15 to 20 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। 15 to 20 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तक मिल्क को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा और ठीक गर्म करने के बाद में फिर उसको सडनली क्या कर लिया जाता है, कोल्ड कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। और इस प्रकार से जो दूध है उसको हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इस मेथड का नाम है पास्चराइजेशन मेथड, ठीक है, आपको समझ में आएगा दीजिए। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। फूड आइटम्स एयर टाइट कंटेनर के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, स्टोर कर दिए, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गया, उनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है जिससे वो लंबे समय तक क्या है, वो स्पॉइल नहीं होते हैं और हम उनका इजीली कंजम्पशन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड थी जो फूड जो पॉइजनिंग है उससे हम क्या कर सकते हैं, भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या है। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन साइकिल की। तो नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअल में क्या चीज़ है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की मैं बात करूं कि जो नाइट्रोजन है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो प्लांट्स है और एनिमल्स है, उन सभी के लिए नेसेसिटी है। क्यों नेसेसिटी है? क्योंकि जो प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म है उनके मोस्टली जो पार्ट्स होते हैं वो नाइट्रोजन, मोस्टली जो कंपाउंड्स जो यूज़ करते हैं वो नाइट्रोजन के ही यूज़ करते हैं वो। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन से तैयार होती है,
प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है वो नाइट्रोजन से तैयार होता है, न्यूक्लिक एसिड है वो नाइट्रोजन से तैयार होते हैं, विटामिन्स है वो नाइट्रोजन से तैयार होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि चलो ये चीज़ें तो तैयार होती है नाइट्रोजन से, ठीक है, तो इन चीज़ों को बनाने के लिए हम नाइट्रोजन, जैसे हमें नाइट्रोजन की नीड होती है तो हम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर है, एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन है 78% है, उस नाइट्रोजन का यूज क्यों नहीं करते? होना तो ऐसा चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है 78%, जब भी हमें नीड हो हम सीधी नाइट्रोजन उसको गेन कर ले, हमें विटामिन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो प्रोटीन और विटामिन है इनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन का ही कंपाउंड तो है, परंतु हमें ये चीज़ लेने की क्या जरूरी है? तो इसका रीज़न ये है कि हम डायरेक्टली नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी प्रोसेस नहीं है कि हम डायरेक्टली क्या करें, नाइट्रोजन का यूज़। प्लांट भी यूज़ नहीं कर सकते, उनको भी सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा होता कि जो प्लांट भी अगर नाइट्रोजन का यूज़ कर लेते तो हमें यूरिया खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्रॉप्स के अंदर, ठीक है, तो वो पूर्ति कर लेते हैं उनकी, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो ये हमें कैसे प्राप्त होती है नाइट्रोजन इन कंपाउंड्स के रूप में, तो मैं वो बताता हूँ आपको कैसे। तो जो मैं बात कर रहा था कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है 78%, ठीक है, सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी के अंदर पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन ही है 78%। तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके अलावा राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि जो काई वगैरह होती है ग्रीन कलर की लेयर से आ जाती है सोइल के ऊपर या पानी के अंदर। उसके अलावा जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो दाल वाले जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स के अंदर जो नोड्स होती हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये खास बात क्या है इनकी, तो ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं यही बात बता रहा था आपको, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं सिंपल कंपाउंड के अंदर, ठीक है, और सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करके वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर, इस अमोनियम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अमोनियम आयंस के अंदर। जब अमोनियम आयंस के अंदर नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, कन्वर्टिंग दी नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, अमोनियम आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज नोन एज अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब अमोनियम के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, अमोनियम आयंस के अंदर ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो चुकी है, उससे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगी और नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होंगे वो इसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट्स के अंदर। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था और सिंपल में कन्वर्ट हुआ, और सिंपल में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट्स आयन में कन्वर्ट हो गया, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन का एक आयंस बन गया यहाँ पर। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और सिंपल में कन्वर्ट हो गया, और नाइट्रेट्स से प्लांट क्या कर देंगे, इसका यूटिलाइज कर लेंगे, यूज कर लेंगे, क्योंकि प्लांट है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में गेन नहीं कर सकते, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ही गेन करेंगे, ठीक है। तो प्लांट को नाइट्रोजन लेने के लिए इसमें कन्वर्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो वैसे तो हम जो यूरिया डालते हैं वो नाइट्रेट्स का ही रूप होता है, बट जो दाल वाले पौधे होते हैं उनकी रूट्स के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो खुद ये इस प्रोसेस से क्या कर देता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लेता है और प्लांट इसका यूज कर लेते हैं। अब ये नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गई है, प्लांट्स के अंदर पहुंच गई है, और इसी दौरान क्या होती है, कुछ डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो वापस इसको नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट करते हैं, कुछ पार्ट इसका नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्लांट के पास ये नाइट्रोजन आ चुकी है, अब किस रूप में प्लांट ने इसको स्टोर किया है, प्लांट ने इसको प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन इसके रूप में इसको स्टोर कर लिया है, ठीक है, क्लोरोफिल के रूप में स्टोर कर लिया है। अब क्या होगा, इस प्लांट से जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे विटामिन लेनी है, प्रोटीन लेनी है, उनको गेन करने के लिए प्लांट्स का क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उपयोग करेंगे। अब प्लांट से वो नाइट्रोजन कहाँ पहुँच गई है, एनिमल्स के अंदर आ गई है, ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल के डेड होने पर, जब वो मर जाएंगे, प्लांट्स खत्म हो जाएगा या एनिमल्स खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, जो डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स में एग्जांपल लेता हूं मैं, फंगी या फंगस बोलते हैं हम, फंगस
और बैक्टीरिया, ये इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इसको अमोनियम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसका डीकम्पोजिशन कर देंगे। यानी डीकम्पोजर्स कौन है, फंगस और बैक्टीरिया। ये फंगी और बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे, प्लांट और एनिमल्स के जो डेड होने पर उस कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनियम में कन्वर्ट कर देंगे। और यहीं से कुछ पार्ट्स है वो नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है जिस दौरान ये प्रोसेस होती है। कुछ तो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, वो जाके जो प्लांट्स है वो इसका यूटिलाइज कर लेंगे, आगे उस प्रोसेस में चलता रहेगा। और कुछ नाइट्रोजन है वो एनवायरनमेंट के अंदर वापस रिलीज हो जाती है। उसके अलावा जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मीन्स जब बिजली चमकती है बारिश होते समय, उस समय भी क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होती है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होती है। बट इन सभी प्रोसेस से क्या है, जो नाइट्रोजन वापस एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही थी, यहाँ से भी रिलीज हो रही थी, इस प्रकार से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसकी जो परसेंटेज है वो स्टेबल रहती है, उसमें चेंजिंग नहीं आती है। क्योंकि इसकी क्या होती है, ये साइक्लिक चल रहा है, तो जिस वजह से इसकी कंटिन्यू क्या होती है, प्रतिपूर्ति, यानी कि उसकी रिप्लेसमेंट होती रहती है, उसकी जगह दूसरी नाइट्रोजन आती रहती है, ये प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया हुआ ये चीज़। तो यही आपका जो सेकंड चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।